हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। तो कैसे हो सभी? मज़े में? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मास एंड वेट। हम आज देखेंगे कि मास और वेट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मास क्या है? नॉर्मल मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जितना ज़्यादा होगा उन ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा रहेगा, मास जितना कम उनका इनर्शिया उतना ही कम। जैसे कि मैं लिख दूं कि कोई 10 kg कोई सब्सटेंस मुझे दे दो 10 kg, तो ये क्या है उस सब्सटेंस का? मास। बोले ये मास है। तो फिर वेट क्या होता है? वजन, भार। तो देखिए अभी देखते हैं वेट क्या होता है। वेट होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। वेट क्या है? जस्ट एक फोर्स है। और फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो कितना लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की बात करें तो क्या आएगी? G 9.8। तो ये उसका वेट होगा। 10 kg अगर मास है इंटू 9.8 उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना आ जाएगा? 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बच्चों वेट। मास ये होता है मास और ये होता है वेट। और वेट क्या है? जस्ट एक फोर्स है। फोर्स ही तो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो हम इतनी बड़ी यूनिट ना लिख के हम सीधा क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। फोर्स वेट की यूनिट क्या रहने वाली है फिर? न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कि किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितनी लग रही है, वो उसका क्या होता है? वेट। और मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक मास है, इसमें कोई हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का कोई रोल नहीं होता। अब देखो मास क्या कभी चेंज हो सकता है? आप अर्थ पे रहो, आप मून पे जाओ, आप मार्स पे जाओ, कहीं भी जाओ, मास क्या रहेगा? 10 है तो 10 kg ही रहने वाला है। लेकिन अब देखते हैं वेट की बात करते हैं। वेट क्या है? एक फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास तो क्या है? कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप कहीं भी जाओ। 10 है तो ये 10 ही रहेगा, चाहे आप मास मून पे हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मार्स पे हो, कहीं भी हो। लेकिन उन सभी प्लैनेट्स की एक्सेलरेशन जो है वो तो चेंज होगी। उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उनमें अर्थ के लिए 9.8 है, मून के लिए थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम है। यानी कि अगर आप उसी चीज़ को मून पर लेकर जाओगे तो उसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि वेट क्या है? वेरी करता है। बट मास क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेरी क्यों करता है? वेट वेरी क्यों करता है? क्योंकि हर एक प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो अलग अलग होता है। जहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स वेरी हुआ वहीं पे अपना वेट भी वेरी करेगा। अब मान लो आप 10 किलो आलू लेकर जाओ, मून पर लेकर जाओ, तो यहाँ पे मास तो उसका 10 किलो ही रहने वाला है। आपने उसका वेट मेज़र किया, 98 आया मान लो। ठीक है, मास तो उसका 10 ही रहने वाला है, आपने उसका वेट मेज़र किया, 98 आ रहा है यहाँ पे। मून पर जाकर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको हल्का लगेगा, वो आपको बहुत ही हल्का फील होगा। क्यों? क्योंकि मून का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल आ जाएगा। तो वेट हमारा वेरी करता है बट मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट क्या है? एक फोर्स ही है। और लेकिन फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट भी अपनी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो जी वेट वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या लिख दिया? डाउनवर्ड। हाँ, स्पेलिंग देख लेना भी, थोड़ी सी पता नहीं क्या हो गया।
वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। वेट हमेशा क्या कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहने वाली है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब हमने एक ये चीज़ तो देख ली कि ठीक है वेट जो है अगर हम दूसरे प्लेनेट पे कहीं लेकर जाएं तो वेट थोड़ा सा चेंज हुआ मिलेगा हमें। किसी की ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वज़न ज़्यादा हो जाएगा भाई, अगर ग्रेविटी कम होगी तो कम हो जाएगा। लेकिन क्या अर्थ पे भी वेट वेरी कर सकता है कि हम एक जगह पे देख रहे हैं वहाँ पे उसका वेट कुछ और है, किसी और जगह पर लेकर गए तो वो थोड़ा सा हल्का हो गया या फिर थोड़ा सा भारी हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? अब बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वेट अपना क्या होता है mg। ठीक है बच्चों, यही बोल रहे हो आप कि वेरी नहीं कर सकता क्योंकि मास तो उसका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g अर्थ के लिए, वो हमने क्या निकाली थी gm/r², ये भी अपनी कांस्टेंट है। ये एंटायर द अर्थ के लिए ये कितनी रहने वाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, अर्थ पे उसका वेट अगर यहाँ पे 98 न्यूटन का है तो किसी और जगह पे भी अगर आप उसे लेकर जाओगे तो 98 न्यूटन का ही रहेगा। तो मैं बोल रही हूँ भाई नहीं, अर्थ पे भी क्या है वेट वेरी कर सकता है। बच्चे बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कभी आप कुछ पढ़ा रहे हो कभी आप कुछ पढ़ा रहे हो, ये क्या कर दिया मैम आपने। तो सुनो बच्चों, क्या है कि अर्थ जो है हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक परफेक्ट स्फीयर है, बट एक्चुअल में क्या होता है ये हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं। बहुत ही लेजी हैं हम, आपको पता भी नहीं है आप कितने लेजी हो, मैं बता रही हूँ आप बहुत ही लेजी हैं। तो ये हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं, लेकिन अर्थ की जो शेप है एक्चुअल में वो थोड़ी सी इलिप्टिकल है, मतलब थोड़ी सी अंडाकार शेप है उसकी। और ये हम और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सेंटर से एक्ट करता है, ये सेंटर मान लो, तो यहाँ पे इसकी रेडियस थोड़ी सी कम है r1 मान लो, और यहाँ पे इसकी रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है r मान लो। तो क्या हुआ कि जहाँ पे डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम लगेगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी निकाली, कैपिटल gm/r²। तो r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जब इसकी रेडियस कम हो रही है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि पोल पे रेडियस कम होती है तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और इक्वेटर पे इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा हो रही है, रेडियस इसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस जो डिनोमिनेटर में है, अगर किसी बड़ी थिंग से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कम, अगर छोटे से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है इक्वेटर टू पोल। बोला जी ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि हाँ थोड़ी सी अंडाकार शेप है तो इक्वेटर से पोल तक जाएंगे तो वेरी करेगी, हाँ वहाँ पे वेरी करेगी। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप एक तो यहाँ पे कोई चीज़ का वज़न नाप रहे हो कि क्या आ रहा है, और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उसका वज़न नाप रहे हो, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। हाँ अगर मशीन में कोई दिक्कत है या फिर आप चीटिंग कर रहे हो तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वैसे कोई उसमें वज़न का डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप इक्वेटर टू पोल इतना लंबा डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर लेते हो तो वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रेडियस में फ़र्क आ जाता है, अर्थ की रेडियस में, क्योंकि अर्थ जो है परफेक्टली स्फीयर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए पोल पे चीज़ों का वज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपैरिजन टू इक्वेटर। वज़न क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सेंटर के थोड़ा सा नज़दीक होता है। डिस्टेंस रेडियस कम होने की वजह से वज़न
वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, वेट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ लेकर आओ और यहाँ पर आकर उसका वेट मेज़र करो और यहाँ करो तो दोनों जगह पे थोड़ा सा आपको फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे उसका वज़न कम होगा और यहाँ आकर जब आप उसे मेज़र करोगे तो उसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। आप यहाँ से सोना खरीदो, कम खरीदोगे तो कम पैसा लगेगा क्योंकि वहाँ पे वज़न कम होगा, और पोल पे आकर उसे बेच दो। पोल पे क्या होगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ये जो है अर्थ पे थोड़ी सी वेरी कर रही है इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम बात ये क्या है कि नियर द सरफेस जब हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, नियर द सरफेस, उस केस में हमारी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ है, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है इक्वेटर टू पोल। लेकिन जब हम फार अवे, जो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि मून, अगर हम इसके लिए बोलें कि ये अर्थ की ग्रेविटेशन चेंज हो रही है तो इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। इस पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, इस वजह से। तो इसमें थोड़ी सी दो चीज़ें हैं हम जो कंसिडरेशन लेकर चलते हैं और जो एक्चुअल में होती है। एक्चुअल में एक तो हमने देखा कि जो अर्थ है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अब यहाँ पे सन है मान लो, और ये इस तरीके से रिवॉल्व करती है। ये एक क्या है, कंसिडरेशन है, वरना हम तो क्या मतलब ये एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। और सेकंड क्या है कि हम अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मानकर चलते हैं, बट अर्थ एक्चुअल में क्या है, एक अंडाकार शेप की, एक इलिप्टिकल शेप की है, उसकी भी रेडियस क्या है, वेरी कर रही है। ये दो बातों को आप हमेशा ध्यान रखोगे। ये हम मान स्फीयर क्यों रहे हैं, सर्कल, परफेक्ट सर्कल क्यों मान रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसीलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्फीयर है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। बट एक्चुअल बातें भी बतानी ज़रूरी है भाई, सच्चाई से रूबरू भी तो करवाना चाहिए, तो इसीलिए वो बताया गया आपको। बाकी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब सब कुछ एक्चुअल ही चलने वाला है। और क्या बताना था, क्या है, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो कि मैं यहाँ से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से दो चीज़ों पर मतलब उनके मोशन की स्टडी करते हैं। एक मैंने एक भारी सा पत्थर नीचे की तरफ फेंका और दूसरा मैंने एक बिल्कुल होलो स्फीयर, कोई मतलब बॉल मान लो, बिल्कुल हल्की सी बॉल है, ये बिल्कुल हल्की सी बॉल है और ये क्या है, स्टोन है। अगर मैं इनको धरती की तरफ फेंकना नहीं, मतलब ऊपर से ऐसे एक साथ छोड़ दिया, एक ही टाइम पे एक साथ छोड़ दिया, ऐसे मतलब दोनों को एक साथ छोड़ा है नीचे, और यहाँ पे मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ कि कोई हवा नहीं चल रही, मतलब एयर है ही नहीं, कोई हवा का थ्रस्ट उस पर नहीं लग रहा, कोई एयर नहीं है, कोई और अनदर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो सिर्फ अपना एक फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अर्थ, और कोई अनदर इस पे फोर्स नहीं लग रहा। ये मैंने कंसिडरेशन मान ली। तो अब आप बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे आएगा। तो चलो मैं बता देती हूँ कि ये दोनों, आप बोल रहे होंगे कि जो भारी है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जिसका वज़न ज़्यादा है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जिसका वज़न कम है वो बाद में आएगा, लेट आएगा। तो यू आर रॉन्ग कैसे हो, चलो वो बता देती हूँ पहले। देखिए दोनों जो है वो सेम ही रेट से नीचे की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जी और जी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक को हमने इक्वेटर पे उछाला है, इक्वेटर से डाल रहे हैं नीचे, दूसरे को हम पोल पर ले जाकर डाल रहे हैं, नहीं, एक जगह पे ही है ना। तो दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या है, सेम ही लगने वाली है, जी ही लगने वाली है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगने वाली है
तो सेम फोर्स से दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनमें एक्सेलरेशन सेम है, तो यानी कि सेम रेट से इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक ही रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी रेट से स्टोन की भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसकी मान लो पहले 0 वेलोसिटी थी, टी टाइम बाद इसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उसमें भी तो यही होगा, टी टाइम बाद उसकी भी तो 5 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। अगर सेम रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेम एक्सेलरेशन है, तो वो सेम टाइम पे ही दोनों नीचे पहुंचेंगी, दोनों एक साथ ही ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन पे दोनों पर सेम लग रही है, दोनों की एक्सेलरेशन बराबर रहने वाली है। एक्सेलरेशन बराबर, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी दोनों में क्या है, सेम है। अब या फिर आप बॉल की जगह कोई पत्ता ले लो, कोई कागज़ ले लो, मान लो हवा वगैरह नहीं चल रही, कोई मतलब कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, एयर प्रेजेंस ही नहीं है, एयर प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा मान के चलो। तब आप डालो, आप एक भारी से पत्थर को डालो और एक कागज़ के टुकड़े को डालो, दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड तक पहुंचेंगे, एक ही टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। और अब आप कहोगे नहीं, कागज़ तो कहीं भी उड़ जाता है, तो वो क्यों उड़ जाता है? क्योंकि हवा है और अनदर फोर्सेस उस पर लग रहे हैं। हम प्रैक्टिकली ये सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाते, उस पर अनदर फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए वो कहीं और इधर उधर उड़कर चला जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, कोई अनदर फोर्स उस पर ना लगे, तब क्या होंगे, चाहे कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना भी ज़्यादा हो, और चाहे कोई कितना भी हल्का हो, दोनों क्या होंगे, अगर सेम टाइम पे सेम हाइट से नीचे छोड़ा गया है उनको, तो वो सेम टाइम पे ही ग्राउंड तक पहुंचेगी। अगर पहले को 5 सेकंड लग रही है ग्राउंड तक पहुंचने में, तो दूसरे को भी 5 सेकंड ही लगेंगी। इट डजेंट मैटर कि उनका मास क्या है, उनका या फिर उनका वेट क्या है। तो मोशन जो है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहने वाला है भाई, मतलब दोनों क्या है, सेम टाइम पे ग्राउंड तक रिच करेंगे। चाहे आप कोई कितना भी भारी हो, चाहे एक आप होलो स्फीयर ले लो, एक सॉलिड स्फीयर ले लो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले लो, चाहे उनमें वजन का कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, अगर उन पे सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए, ये कंडीशन है कि सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए, दैट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और वो क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों सेम टाइम पर ही ग्राउंड तक रिच करेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है जी। हम कांस्टेंट मतलब एक, मान लो वैसे तो चेंज तो हो रही है, लेकिन इक्वेटर के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू ही होगी। ऐसे तो नहीं है कि इक्वेटर पे एक जगह पे तो 9.8 है, दूसरी जगह पे 9.9 है, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर थोड़ी सी वेरी कर रही है, मान लो कि थोड़ी सी कम है, तो 9.7 होगी भाई, लेकिन इक्वेटर पे हर जगह पे ऐसा, इस पॉइंट पे 9.7 है, दूसरे पे 9.8 होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना, रहेगी तो कांस्टेंट ही। इसी तरीके से पोल पे अगर 9.8 है तो हर जगह पे 9.8 ही रहेगी, यानी कि बहुत लार्ज डिस्टेंस के बाद वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम एक जगह के लिए क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो हम मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सप्लाई कर सकते हैं।